नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न, जो हिंदी साहित्य के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास 1882 उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, जिसके रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास, और इसका रचना वर्ष है 1882 ईस्वी। प्रहलाद चरित्र लाला श्रीनिवास दास की रचना है, जिसमें 11 दृश्यों का एक बड़ा नाटक है। 11 दृश्यों का एक बड़ा नाटक है। परीक्षा गुरु तो इनका है ही है, साथ में प्रहलाद चरित्र भी इनका एक नाटक है। तप्ता संवरण, ये भी लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। रणधीर प्रेम मोहिनी, ये भी लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। सर्वप्रथम यह नाटक 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह अंग्रेजी नाटक के रोमियो एंड जूलियट के अनुकरण पर लिखा प्रतीत होता है। इस दुखांत नाटक में पाटन के राजकुमार एवं सूरत की राजकुमारी की काल्पनिक प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। रणधीर प्रेम मोहिनी की विषय वस्तु है। इसमें जो है पाटन के राजकुमार और सूरत की राजकुमारी की काल्पनिक प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। वियोगी हरि ने चरखे की गूंज, चरखा स्रोत, असहयोग वीणा शीर्षक से कविताएं लिखी हैं। वियोगी हरि को वीर सतसई पर प्रयोग हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 1200 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ। वियोगी हरि की रचना है वीर सतसई। इन्हें जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 1200 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म ग्राम गुड़ियाना, जिला रोहतक, हरियाणा में हुआ था। बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग व द्विवेदी युग की योजक कड़ी माने जाते हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की योजक कड़ी कौन माने जाते हैं? तो वह हैं बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त 1886 ईस्वी में अखबार चुनार के संपादक थे। अखबार चुनार के संपादक थे 1886 ईस्वी में। बाल मुकुंद गुप्त ने मुंशी वजीर मोहम्मद से उर्दू लिखने का ज्ञान प्राप्त किया। उर्दू में जो लेखन कार्य इन्होंने प्रारंभ किया था वह मुंशी वजीर मोहम्मद से ज्ञान प्राप्त किया था। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने भारत के अतीत गौरव का गान किया है। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने स्वयं को विस्पाई एवं अनिकेतन कहा है। स्वयं को विस्पाई एवं अनिकेतन कहा है। बालकृष्ण शर्मा नवीन प्रताप पत्रिका के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी के दाएं हाथ माने जाते हैं। प्रताप पत्रिका के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी के दाएं हाथ माने जाते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने कानपुर से प्रकाशित होने वाली प्रभा पत्रिका का संपादन किया। प्रभा का पत्रिका का संपादन किसने किया? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला काव्य संग्रह कुमकुम 1939 ईस्वी। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्श नशे में, यह पंक्ति किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार अपने समकालीन कवियों में इनका व्यक्तित्व सबसे अधिक जुझारू और संघर्षमय माना जाता है। बालकृष्ण शर्मा के संदर्भ में डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचनाएं हैं कुमकुम 1936 ईस्वी, रश्मि रेखा 1951, अपलक 1951, क्वासी 1952, स्तवन 1955, उर्मिला 1957, हम विस्पाई जन्म के, सृजन के ललकारें, विप्लव गावें, ये सभी रचनाएं बालकृष्ण शर्मा नवीन की हैं। अगली जो पंक्ति है उनकी, आज खड़ग की धार कुंठिता है, खाली तोड़ीर हुआ, ये पंक्ति जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। और इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, हम अनिकेतन हम तो रमते राम हमारा, क्या घर क्या दर कैसा वतन, ये जो प्रसिद्ध पंक्ति है बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। अगली जो प्रसिद्ध पंक्ति है इनकी, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक लहर इधर से आए एक लहर उधर से आए, ये प्रसिद्ध पंक्ति बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। ओ भिखमंगे अरे पराजित, ओ मजलूम अरे चिररोहित, तू अखंड भंडार शक्ति का जाग, अरे निद्रा सम्मोहित, ये पंक्ति किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। जितनी भी पंक्ति हैं, जितने भी कथन हैं, परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। सभी कथन जो है महत्वपूर्ण है।
बालकृष्ण शर्मा नवीन ने गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान पर प्राणपर नामक खंड काव्य लिखा था। गणेश शंकर विद्यार्थी जो प्रताप पत्रिका के संपादक थे, उनके बलिदान पर प्राणपर नामक खंड काव्य लिखा था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान पर प्राणपर नामक खंड काव्य किसने लिखा? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा और प्रताप नामक पत्रिका का संपादन किया। प्रभा और प्रताप नामक पत्रिका का संपादक इन्होंने किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने पारिवारिक संबंधों को लेकर कविता लिखी है। इनका जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ था। राष्ट्र प्रेम और पारिवारिक जीवन सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं का प्रमुख वर्ण विषय है। राष्ट्र प्रेम की कविता असहयोग आंदोलन के वीरों का चित्रण है। वीरों का कैसा हो बसंत, ये इनकी कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने मात्र 9 वर्ष की अल्पायु में नीम कविता लिखी। मात्र 9 वर्ष की अल्पायु में नीम कविता लिखी। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख कविताएं हैं झांसी की रानी, जलियांवाला बाग में बसंत, झंडे की इज्जत, स्वदेश के प्रति, ये सभी जो है इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाएं जो हैं मुकुल हैं, त्रिधारा हैं, ये भी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन की फूल उठी, ये है छोटी सी कुटिया मेरी। यह सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति है। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु 44 वर्ष की अल्पायु में एक मोटर वाहन दुर्घटना में हो गई थी। इनकी मृत्यु जो है 44 वर्ष की उम्र में एक मोटर वाहन दुर्घटना में हो गई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में वात्सल्य सुख की कामना दृष्टिगोचर होती है। वात्सल्य सुख की कामना सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में दृष्टिगोचर होती है। वात्सल्य रस के जो सम्राट कहे जाते हैं वह सूरदास कहे जाते हैं। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली के यौवन का हुलास देखा। ये प्रसिद्ध पंक्ति जो है किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। दूधनाथ सिंह ने निराला एक आत्महंता आस्था नामक पुस्तक लिखी। पूछा गया है निराला एक आत्महंता आस्था नामक पुस्तक किसकी है? तो ये दूधनाथ सिंह का है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना जो 3 खंडों में विभाजित है, यह पुस्तक लिखी है। निराला की साहित्य साधना किसका है? तो रामविलास शर्मा का है। यह 3 खंडों में विभाजित है। पत्रोत्कंठित 1961 ईस्वी निराला का अंतिम गीत है। निराला ने कविता को कल्पना के कानन की रानी कहा है। निराला ने इष्ट देव के मंदिर की पूजा से विधवा को कहा है। निराला जी स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मानते हैं। प्रश्न महत्वपूर्ण है। इष्ट देव के मंदिर की पूजा, विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा किसने कहा है? तो निराला जी ने कहा है। और निराला जी के जो गुरु थे वह कौन थे? स्वामी विवेकानंद। नामवर सिंह के अनुसार निराला को छंदों का गुरु कहा जाता है। निराला को छंदों का गुरु कहा जाता है और इसे कहने वाले हैं नामवर सिंह। रविवार को जन्म लेने के कारण सर्वप्रथम इनका मूल नाम सूर्य कुमार रखा गया, जिसे 1917-18 में बदलकर इन्होंने सूर्यकांत कर दिया। ये हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि माने जाते हैं, अर्थात निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। मुक्त छंद को लोगों ने केचुआ और रबर छंद भी कहा है। यहाँ देखिए प्रश्न बन सकता है, छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि कौन माने जाते हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। और निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। मुक्त छंद को लोगों ने केचुआ और रबर छंद भी कहा है। निराला ने स्वामी विवेकानंद की कविता सखार प्रति का 1926 में सखा के प्रति शीर्षक से अनुवाद किया। सखार प्रति का सखा के प्रति शीर्षक से अनुवाद किया। मतवाला पत्रिका किनकी थी? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की थी। और इसके मुख्य पृष्ठ पर जो वाक्य लिखा गया था, अमीय गरल सस सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। ये मतवाला पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखा गया वाक्य है। नए पत्ते निराला की है। नए पत्ते में निराला की 7 व्यंग प्रधान कविताओं को संग्रहित किया गया। सरोज स्मृति जो उनकी 18 वर्षीय पुत्री सरोज के स्मृति में उन्होंने लिखा था और इसे हिंदी साहित्य का शोक गीत कहा जाता है। इसमें जो है वात्सल्य एवं करुण दोनों रसों का मिश्रण है। रामविलास शर्मा ने निराला की प्रथम प्रकाशित रचना माता की वंदना मानी है। रामविलास शर्मा के अनुसार निराला की प्रथम प्रकाशित रचना है माता की वंदना 1920 ईस्वी।
बादल राग, संध्या सुंदरी, यमुना के प्रति वर्दे वीणा वादनी वर्दे, तोड़ती पत्थर सम्राट, अष्टम यशवर्ण के प्रति स्नेह निर्जन बह गया, चोट खाकर राह चलते हार गया, मुसीबत में कटे हैं दिन, दुखता रहता है जीवन नामक कविताएं निराला ने लिखी हैं। दिल्ली, सच है कुकुरमुत्ता, विप्लवी बादल, बनबेला, महंगू महंगा रहा, जागो फिर एक बार, प्रिय मुद्रित, दृग खोलो, जाग निशा ज्ञान, जाग जीवन धन के नाम से निराला ने कविताएं लिखी हैं। ये सभी जो कविताएं हैं ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। निराला कृत जूही की कली मुक्त छंद की पहली रचना मानी जाती है। निराला कृत जूही की कली जो है मुक्त छंद की पहली रचना मानी जाती है। निराला की पहली कविता जूही की कली, जिसका प्रकाशन वर्ष 1916 में माना जाता है, और इस कविता में प्रकृति के माध्यम से मानवीय वासनाओं की अभिव्यक्ति अत्यंत प्रभावक रूप से हुई है। और इनकी कविता जो जूही की कली है इसे महावीर प्रकाश द्विवेदी ने प्रकाशित करने से मना कर दिया था। इस पर अश्लीलता का आरोप उन्होंने लगाया था। गीतिका निराला में कवि ने अपनी भावनाओं को संगीत के स्वरों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। गीत का जो है निराला की कविता है और इसमें जो है निराला ने अपनी भावनाओं को संगीत के स्वरों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मास्को डायलॉग्स, गरम पकौड़ी, प्रेम संगीत ये निराला की कविताएं हैं। राम की शक्ति पूजा निराला का यह लघु प्रबंधात्मक काव्य है। इसकी रचना 1936 ईस्वी में हुई। यह अनामिका में संकलित है। इसमें निराला का ओज अपनी पूर्ण शक्ति के साथ प्रस्फुटित हुआ। इस रचना पर कृतिवास रामायण जो बंगला रामायण का प्रभाव है। यह शक्ति काव्य जिजीविषा एवं राष्ट्रीय चेतना की कविता है। यह संपूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि है। यह देखिए, कृतवास रामायण जो बंगला रामायण में लिखा गया है, राम की शक्ति पूजा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है राम की शक्ति पूजा जो है का आधार क्या है, तो कृतवास रामायण बंगला रामायण। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, शक्ति की करो मौलिक कल्पना किसका है? निराला का। अबे सुनबे गुलाब भूल मत, गर पाए खुशबू रंगो आप, ये किसका है? निराला का। तुम तुंग हिमालय भृंग और मैं चंचल गति सुरसरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता, ये पंक्ति किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, यह किसकी है? निराला की है। निराला से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जितने भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, उन सभी को इस वीडियो में रखा गया है। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, यह भी पंक्ति किसकी है? निराला की। भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, यहाँ भाषा भाव और छंद तीनों स्वच्छंद हैं, यह पंक्ति किसकी है? निराला की। महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में ये पूछा गया है। भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। फागुन के दिन 4 1960 ईस्वी में लिखा गया उग्र जी का अंतिम उपन्यास है। पांडे बेचन शर्मा उग्र का ये अंतिम उपन्यास है, फागुन के दिन 4। निराला और पांडे बेचन शर्मा उग्र मतवाला मंडल के सदस्य थे। सूर्यकांत त्रिपाठी और पांडे बेचन शर्मा उग्र जो है मतवाला मंडल के सदस्य थे। मुख्य रूप से बनारसी दास चतुर्वेदी ने उग्र के चॉकलेट उपन्यास को घासलेटी साहित्य कहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। बनारसी दास चतुर्वेदी ने पांडे बेचन शर्मा उग्र के चॉकलेट उपन्यास को घासलेटी साहित्य कहा है। उग्र जी ने मतवाला, बीड़ा, स्वराज, विक्रम, संग्राम आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था। इन्होंने गोरखपुर से स्वदेश नामक पत्रिका निकाली थी, जिसके कारण इनको जेल भी जाना पड़ा था। उग्र जी की उग्रता के प्रभाव को आलोचकों ने उल्कापात, धूमकेतु, तूफान या बवंडर की उपमा दी थी। ये देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। उग्र जी की उग्रता के प्रभाव को आलोचकों ने उल्कापात, धूमकेतु, तूफान या बवंडर की उपमा दी थी। पूछा जा सकता है प्रश्न में, किस आलोचक को जो है उल्कापात, धूमकेतु, तूफान या बवंडर की उपमा दी गई है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र। उग्र जी ने दलित या पतित वर्ग को अपने उपन्यासों का विषय बनाया। इन उपन्यासों में समाज की बुराइयों को, उसकी नंगी सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के बड़े साहस के साथ किंतु सपाट बयानी में प्रस्तुत किया है। वैशाली की नगरवधू आचार्य चतुरसेन शास्त्री की रचना है। में व्यक्ति स्वतंत्र की समस्या उठाई गई है। इसमें आम्रपाली की विद्रोहाग्नि में वैशाली गणतंत्र जलकर राख हो गया है। वैशाली की
वैशाली की नगर वधू की विषय वस्तु है व्यक्ति स्वतंत्रता की समस्या, और इसमें अमरपाली की विद्रोहाग्नि में वैशाली गणतंत्र जलकर राख हो गया। कंकाल 1929 ईस्वी जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। प्रसाद जी ने समाज की त्याज्य अवैध अज्ञात कुलशील संतानों की कथा लिखी है। कंकाल में जो है प्रसाद जी ने जो है समाज के त्याज्य अवैध और अज्ञात कुलशील संतानों की कथा लिखी है। यह ठेठ यथार्थ परक उपन्यास है। इसकी प्रेरणा प्रसाद को भारतेंदु जी के प्रेम योगिनी नाटक से मिली हुई मानी जाती है। यहाँ प्रश्न बन सकता है प्रसाद जी का कंकाल उपन्यास की प्रेरणा किससे मिली, तो भारतेंदु जी के प्रेम योगिनी नाटक से मिली है। इसमें तीर्थों के मठों, मंदिरों, मेलों, ठेलों में होने वाले धार्मिक संस्थानों पर भी प्रहार किया गया है। घंटी, तारा, विजय, यमुना आदि के पात्र हैं। ये सभी नाजायज संतानें हैं। इरावती जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास है। इरावती जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है मंगलसूत्र, और सूर्यकांत त्रिपाठी का है चोटी की पकड़। तितली प्रसाद का आदर्श परक उपन्यास है। इसमें ढलती हुई सामंती व्यवस्था, जमींदारी प्रथा की दुर्बलताएं, ग्रामीण समाज की सरलता और स्वार्थ प्रीति, सम्मिलित कुटुंब की विकृतियां, त्योहारों के उत्सव आदि का चित्रण किया गया है। ग्रामीण एवं कृषक जीवन में से संबंधित इस उपन्यास में भारतीय नारी के जीवन दर्शन की विजय होती है। तितली, शैला, मधुवन, इंद्रदेव आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। इसमें तितली कामायनी की श्रद्धा है, तो शैला चंद्रगुप्त मौर्य की कार्नेलिया। वृंदावन लाल वर्मा ने बुंदेलखंड की ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर उपन्यास लिखा है। वृंदावन लाल वर्मा ने बुंदेलखंड की ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर उपन्यास लिखा है। चांदनी के खंडहर गिरधर गोपाल में 24 घंटे की जिंदगी का विश्लेषण किया गया है। चांदनी के खंडहर ये किसका है? गिरधर गोपाल का है। इसमें 24 घंटे की जिंदगी का विश्लेषण किया गया है। अज्ञे जी के उपन्यासों में अस्वाभाविक एवं असामाजिक यौन प्रवृत्तियों का चित्रण है। इलाचंद जोशी फ्रायड के मनोविश्लेषण से प्रभावित उपन्यासकार हैं। यहाँ प्रश्न बन सकता है फ्रायड के मनोविश्लेषण से प्रभावित उपन्यासकार कौन है, तो इलाचंद जोशी हैं। इलाचंद जोशी के उपन्यासों में काम, अहम, दंभ, आत्महीनता की ग्रंथि आदि के विविध रूपों का चित्रण अत्यंत सूक्ष्म, यथार्थ एवं सजीव रूप में हुआ है। सन्यासी इलाचंद जोशी का उपन्यास है। इसमें पहली बार मनोविश्लेषणात्मक पद्धति की विवृति दिखाई देती है। सन्यासी में जो है पहली बार मनोविश्लेषणात्मक पद्धति दिखाई देती है। जैनेंद्र के उपन्यास नायिका प्रधान माने जाते हैं। मुक्तिबोध उपन्यास के लिए जैनेंद्र को 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मुक्तिबोध उपन्यास किसका है, तो ये जैनेंद्र का है। ठीक है। जैनेंद्र के उपन्यासों में यौन समस्याओं एवं स्वच्छंद प्रणय की अनुभूतियों का विशिष्ट एवं विचित्र रूप से चित्रण करने के लिए इनको ख्याति प्राप्त हुई है। जैनेंद्र फ्रायड के मनोविश्लेषण से प्रभावित थे। जैनेंद्र फ्रायड के मनोविश्लेषण से प्रभावित थे और इलाचंद जोशी भी फ्रायड के मनोविश्लेषण से प्रभावित थे। सुखदा जैनेंद्र एक कुंठाग्रस्त नारी की कहानी है। त्यागपत्र में मृणाल के आत्मपीड़न की गाथा का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। इसके साथ ही अनमेल विवाह के दुष्परिणामों का चित्रण है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है मृणाल जो है जैनेंद्र कुमार के किस कहानी की पात्र हैं, तो ये त्यागपत्र की हैं। ठीक है। और इसमें जो है मृणाल के आत्मपीड़न की गाथा का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है और इसके साथ ही अनमेल विवाह के दुष्परिणामों का भी वर्णन किया गया है। सुनीता जैनेंद्र में फ्रायड के सिद्धांतों के आलोक में हरिप्रसन्न के व्यवहार का चित्रण है। कल्याणी, इसमें जो है अतृप्त और आधुनिक नारी की कथा का वर्णन किया गया है। जैनेंद्र ने अपने उपन्यासों में व्यक्ति मानस की शंकाओं, उलझनों और गुत्थियों का चित्रण किया है। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख आलोचक हैं पदम सिंह शर्मा, मिश्र बंधु, लाला भगवान दीन, पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र। तुलनात्मक आलोचना के क्षेत्र में कार्य करने वाले ये प्रमुख आलोचक हैं। लाला भगवान दीन ने अलंकार मंजूषा जो 1916 ईस्वी में लिखा गया नामक आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है। अलंकार मंजूषा। बाल मुकुंद गुप्त ने हिंदी बंगवासी पत्र में अश्रुतिमती नामक बांग्ला नाटक के मुंशी उदित नारायण द्वारा कृत हिंदी अनुवाद की आलोचना प्रकाशित की है।
हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का आरंभ 1907 ईस्वी में पदम सिंह शर्मा द्वारा सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना के द्वारा होता है। यहाँ प्रश्न बन सकता है, तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसके द्वारा हुआ? तो पदम सिंह शर्मा द्वारा हुआ। और इनकी जो पहली तुलनात्मक आलोचना ग्रंथ है वह है बिहारी और फारसी कवि सादी। आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृतियों पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को परिचित कराने के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृतियों पर टिप्पणी करते हुए यह पंक्ति लिखी है, महत्वपूर्ण है। संपत्ति शास्त्र अर्थशास्त्र की समीक्षात्मक पुस्तक है। यह किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इसका विषय वस्तु है अर्थशास्त्र की समीक्षात्मक पुस्तक। बालकृष्ण भट्ट द्वारा प्रकाशित संयोगिता स्वयंवर आलोचना हिंदी की प्रथम आलोचना है, परंतु यह पुस्तकाकार रूप में नहीं है। पुस्तकाकार के रूप में हिंदी की सर्वप्रथम आलोचना में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी कालिदास की आलोचना मानी जाती है। श्याम सुंदर दास, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पंडित उमाशंकर शुक्ल, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त आदि पाठालोचन एवं पाठानुसंधान के क्षेत्रों में कार्य करने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं। हिंदी नवरत्न पुस्तक में मिश्र बंधुओं ने कवियों की श्रेणी का विभाजन करते हुए देव कवि को बिहारी से बड़ा सिद्ध किया है। देव और बिहारी कवि में जो विवाद उत्पन्न हुआ था, हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने जो है देव को बिहारी से बड़ा माना है। इन्होंने बिहारी के काव्य में अनेक दोष निकाले हैं। इससे प्रेरित होकर पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई की भूमिका लिखी, जिसमें चमत्कारपूर्ण ढंग से बिहारी की उत्कृष्टता दर्शाई है। पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहा है। कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी नामक पुस्तक में देव को बिहारी से बड़ा सिद्ध किया गया। कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव को बड़ा माना है। लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव ग्रंथ लिखकर बिहारी को देव से बड़ा सिद्ध किया है। बिहारी और देव का जो विवाद था, यह हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा विवाद माना जाता है। कृष्ण बिहारी मिश्र ने जो है देव को बड़ा माना है, लाला भगवान दीन ने बिहारी को बड़ा माना है और मिश्र बंधुओं ने देव को बड़ा माना है। पदम सिंह शर्मा ने बिहारी को बड़ा माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद एवं कुंतक के वक्रोतिवाद का तुलनात्मक विवेचन करके अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोतिवाद का विलायती उत्थान कहा है। ये महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोतिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य शुक्ल ने अयोध्या कांड में चित्रकूट की सभा को आध्यात्मिक घटना और सूर द्वारा रचित कृष्ण और गोपियों के प्रेम को जीवनोत्सव बताया है। काव्य में रहस्यवाद आचार्य शुक्ल की सर्वप्रथम सैद्धांतिक आलोचना मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सर्वप्रथम सैद्धांतिक आलोचना कौन सी है? तो काव्य में रहस्यवाद। पाखंड प्रतिशोध शीर्षक से आचार्य शुक्ल ने छायावाद रहस्यवाद के विरोध में एक कविता लिखी है, पाखंड प्रतिशोध। आचार्य शुक्ल ने न्यूमैन के लिटरेचर का साहित्य शीर्षक से अनुवाद किया है। आचार्य शुक्ल ने न्यूमैन के लिटरेचर का साहित्य शीर्षक से अनुवाद किया है। गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली एवं भ्रमर गीत सार, इन तीनों की भूमिकाएं त्रिवेणी रचना में संकलित की गई हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है त्रिवेणी और इसमें जो है तुलसीदास, जायसी और सूरदास, इन तीन कवियों की रचनाओं का समावेश किया गया है त्रिवेणी में। लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। आधुनिक हिंदी आलोचना के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव को बिहारी से बड़ा सिद्ध करके देव बड़े की बिहारी विवाद को जन्म दिया। देव बड़े आचार्य शुक्ल ने भारतेंदु की हिंदी को हरिश्चंदी हिंदी कहा है। रीतिकालीन कवियों को रीतिबद्ध, रीतसिद्ध, रीत मुक्त में विभाजित करने का श्रेय विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को दिया जाता है। महत्वपूर्ण है। रीतकाल के कवियों को 3 वर्गों में रखा गया है, रीत सिद्ध, रीतबद्ध और रीत मुक्त, और इसे विभाजित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को दिया जाता है। हिंदी में साहित्य संबंधी विषय पर पहला शोध प्रबंध पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने लिखा। हिंदी में साहित्य संबंधी विषय पर पहला शोध प्रबंध किसने लिखा? पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने।
सूर्यकांत त्रिपाठी ने रीतिकाल को क्षयग्रस्त कहा है। रीतिकाल को क्षयग्रस्त किसने कहा है? महत्वपूर्ण है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। ये छायावादी कवियों में एक सफल आलोचक माने जाते हैं। छायावादी कवियों में एक सफल आलोचक के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को जाना जाता है। दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। आशा करते हैं छोटा सा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।